नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। ट्रिकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लगभग 40 क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल के कर रहे हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्व स्थल बेसनगर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। तो सीहोर, भोपाल, रायसेन और विदिशा दे रखा है। इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सही जो आंसर है कौन सा है, देखिए। रायसेन की हम बात करें तो रायसेन में क्या है, सांची का स्तूप है। विदिशा में क्या है, विदिशा को प्राचीन काल में या पुराने समय में बेसनगर, भैलसा, मेवासा और महामलिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो सही आंसर क्या है वो है आपका विदिशा। ठीक है। देखिए, हम सीहोर की बात करें तो सीहोर का जो प्राचीन नाम है उसे सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। भोपाल की बात करें तो भोपाल को पुराने समय में नवाबों का शहर या 5 पहाड़ियों का शहर या झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। भारत का सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है आपका आदमगढ़, दूसरा है बाघ की गुफा है, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है अजंता की गुफा है। हम सबसे पहले देखें तो प्रागैतिहासिक स्थल के अंतर्गत चारों ऑप्शन आते हैं। इसमें है आदमगढ़। आदमगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये। आदमगढ़ होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद के आसपास पड़ता है। यहाँ हम बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, आपके धार जिले में है ना। अजंता और एलोरा की गुफाओं की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में। अजंता और इसी के साथ में और गुफाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एलोरा की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो हमारा सबसे प्राचीन स्थल मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं, वो प्रदेश के सांची रायसेन में है। अब भीमबेटका के बारे में थोड़ा बहुत देखें हम। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे, रायसेन जिले में। देखिए इधर, ये आपका रायसेन जिला छोटा सा यहाँ पड़ता है। यहाँ रायसेन में कौन सी गुफा है, भीमबेटका की गुफाएं। इन गुफाओं की खोज लगभग 1957 और 58 के समय में श्री विष्णु वाकणकर ने इन गुफाओं की खोज की थी। किसने की थी, श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, इन्हीं के नाम से प्रदेश सरकार ने एक पुरस्कार की स्थापना की है। इसे पुरातात्विक पुरस्कार के पुरातात्विक पुरस्कार के रूप में इसे 2005 से स्थापित किया गया है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें आप। हरिवत्स कोटि पर्वत किस चोटी को किसे कहा जाता है। हरिवत्स चोटी पर्वत किस चोटी को कहा जाता है। तो यहाँ पर अमरकंटक है, जानापाव है, धूपगढ़ है और सिद्ध बाबा की चोटी है। हरिवत्स पर्वत चोटी मध्य प्रदेश के किसे कहा जाता है। तो अमरकंटक जो है वर्तमान में अनूपपुर जिले में है। ये कहाँ पे है, आपके अनूपपुर जिले में है, पड़ती है अमरकंटक। जानापाव मध्य प्रदेश के कहाँ पड़ती हैं, तो ये इंदौर जिले में है ना। और सिद्ध बाबा की बात करें तो ये आपके दमोह के आसपास पड़ती हैं। धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और धूपगढ़ को ही हरिवत्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़, जो लगभग 1350 मीटर ऊंची है। कितने मीटर है, 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। किस किले को किलों का कंठहार कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। किस किले को किले का कंठहार कहा जाता है। ओरछा का किला, फतेहगढ़ का किला, धार का किला या सूरजसेन का किला। ओरछा का किला, ओरछा का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो ओरछा का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है। किस जिले में है, निवाड़ी जिले में है। फतेहगढ़ का किला कहाँ पे है, तो फतेहगढ़ का किला मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। राजा सूरजसेन का किला और धार का किला, धार के किले को हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ पे है, धार जिले में है। मध्य प्रदेश का कंठहार किसे कहा जाता है। राजा सूरजसेन के द्वारा 525 ईस्वी के आसपास इस किले को बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, ये ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ पे है, ये ग्वालियर जिले में स्थित है। इसी किले को किलों का कंठहार, किलों का कंठमंडित, किलों का जिब्राल्टर और भारत के जिब्राल्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, सूरजसेन का किला। अब ये मध्य प्रदेश में सूरजसेन का किला कहाँ पे बना हुआ है, तो हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर। ये भैया आपका ग्वालियर है। यहाँ पर ग्वालियर में कौन सा किला, सूरजसेन का किला। यह किला जो है ये गोपाचल पर्वत के आसपास बना
बना हुआ है। राजा सूरज सेन ने इस किले को राजा सूरज सेन ने इस किले को ऋषि गालव की याद में बनाया था। किसकी याद में बनाया था? ऋषि गालव की याद में बनाया था। ऋषि गालव की याद में इस किले को बनाया गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सूरज सेन का किले को ही किलों का कंठहार कहा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। रतनगढ़ माता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला? रतनगढ़ माता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? देखें आप, सीहोर है, रायसेन है, दतिया है और मुरैना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रतनगढ़ माता का किला मध्य प्रदेश के दतिया में आयोजित किया जाता है। अब ये रतनगढ़ मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखिए थोड़ा सा इधर, ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये दतिया जिले में। ये आपका यहाँ पे दतिया पड़ता है। अब दतिया के आसपास से एक नदी निकल कर जाती है। कौन सी नदी निकल जाती है? सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ माता का मंदिर है और इसी के आसपास ही दतिया का किला सिंध नदी के आसपास ही पड़ता है। चले ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए आंसर हमारा, उज्जैन का शासक चंड प्रगोत किस कला में निपुण था? अच्छा क्वेश्चन है। धनुर्विद्या, तांत्रिक विद्या, हाथी पालन कला या चिकित्सा कला? देखिए इसका आंसर क्या है हमारा। तो चंड प्रगोत कहाँ का शासक था? उज्जैन का शासक था। और ये किस कला में निपुण था? तो हाथी पालन कला में निपुण था। इसमें हाथी पालन कला में निपुण था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखें। निम्न में से कालिदास की रचना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालिदास जिन्हें भारत का एक नाम दिया है, उसी के आधार पर इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। रचनाएं देखेंगे हम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी और विक्रमोर्वशी, है ना। तो ये इनमें से कौन सी रचना जो कालिदास की नहीं है? देखें हम, निम्न में से कौन सी रचना है? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी और विक्रमोर्वशी। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, वही कालिदास की रचना कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी और विक्रमोर्वशी। इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन क्या है हमारा? नहीं है पूछा है इसमें, है ना। तो कालिदास की जो रचना है मालविका अग्निमित्रम भी है, जिसमें पुष्यमित्र सुगवंश के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया है। तो ये कालिदास की रचना है। दूसरी रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला के मतलब विरह मिलन का वर्णन किसमें किया है? अभिज्ञान शकुंतलम में किया है। ये भी कालिदास की रचना है। तीसरी है विक्रमोर्वशी, ये भी कालिदास की ही रचना है। कौन सी रचना नहीं है? कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की है। किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का पहला उपन्यास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बरी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सागौन वृक्ष बाहुल्य किन जिलों में है? मध्य प्रदेश में सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में? जितने भी जिले हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। जबलपुर है, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, पहला ऑप्शन हमारा। दूसरा है रीवा, सतना, पन्ना और दमोह। तीसरा ऑप्शन है मंदसौर, ग्वालियर और शिवपुरी। उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर देखें हम क्या है। देखिए इधर, ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो जो जितने भी जिले दे रखे हैं आपको, इसमें देखते हैं किस जिले में सागौन के वृक्षों की अधिकता है। तो जबलपुर, होशंगाबाद और बैतूल, रीवा, सतना, पन्ना और दमोह। तो जबलपुर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर जबलपुर पड़ता है। इसके बाद है आपका होशंगाबाद, तो ये आपका यहाँ पर होशंगाबाद पड़ता है। ये आपका होशंगाबाद जिला। अगला है आपका बैतूल जिला, तो इसी के नीचे आपका पड़ता है बैतूल जिला। और अगला पड़ता है आपका सागर जिला, तो ये आपका सागर जिला। इन सभी जिलों में सर्वाधिक सागौन के वृक्षों की अधिकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सांची का प्राचीन नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांची का प्राचीन नाम क्या है? देखें डायग्राम के माध्यम से देखें। डायग्राम से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी सुविधा आपके लिए रहेगी, है ना। क्वेश्चन क्या है? सांची का प्राचीन नाम क्या है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? यहाँ आपका एक जिला है जिसे रायसेन के नाम से जाना जाता है। रायसेन जिला, उसी के आसपास आपका एक शहर है जिसे सांची के नाम से जाना जाता है। अब पूछा क्या है? सांची का प्राचीन नाम क्या है ना। तो सिद्धपुर, शाहजहानाबाद, कांकणावत और विराटनगर। सबसे पहले देखें हम सिद्धपुर की बात करें तो सिद्धपुर जो आपका सीहोर जिला है। कौन सा जिला? सीहोर जिले को सिद्धपुर कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपका शाहजहानाबाद, जो आपके शाहजहाँपुर जिले को, किस जिले को? शाहजहाँपुर जिले को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। विराटनगर मध्य प्रदेश का एक जिला है, नरसिंहपुर जिला। कौन सा जिला? नरसिंहपुर जिले को विराटनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ महाभारत काल में एक छोटा सा एरिया था, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विराटनगर के नाम से जाना जाता है।
अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास में, कांकणावत को ही सांची के नाम से जाना जाता है। तो सांची का प्राचीन नाम क्या है? कांकणावत। और इसी कांकणावत या इसी सांची को क्या कहा जाता है? कांकणावत। और इसे चेतियागिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेतियागिरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी को ही बौद्ध श्री या बौद्ध श्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सांची को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांकणावत सांची का ही प्राचीन नाम है। अब थोड़ा सा सांची के बारे में देखें। सांची का स्तूप बनाया था किसने? इसका निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया था, सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप की खोज जॉन टेलर ने की थी। किसने की? जॉन टेलर ने लगभग 1819 के आसपास, 1818 के आसपास की गई थी। कब की गई? 1818 के आसपास इसकी खोज की गई। और लगभग देखा जाए तो 18 सांची के स्तूप को बनाया था किसने? सांची के स्तूप को पुरातात्विक स्थल की स्थापना की। सांची में पुरातात्विक स्थल बनाया था किसने? तो ये बनाया था आपके जॉन मार्शल ने। किसने बनाया था? जॉन मार्शल ने इसको बनाया था, यह स्तूप की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सांची। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। उज्जैन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देखिए चारों नाम जो है उज्जैन से संबंधित है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सांदीपनि आश्रम उज्जैन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांदीपनि आश्रम को उज्जैन कहा जाता है। कनकश्रृंगा, यहाँ की एक नदी निकलती है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी को कनकश्रृंगा कहा जाता है। यहीं पर ये आपका कनकश्रृंगा। अमृत सभा भी शिप्रा नदी को कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन को अच्युतगामिनी कहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जैन बौद्ध ग्रंथों में सांची को, अपने उज्जैन को क्या कहा जाता है? तो अच्युतगामिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती है, कौन सी नदी? चंबल नदी, है ना। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चोरागढ़ पॉइंट या वाचू पॉइंट या कालीबद बिंदु या गिद्धराज पर्वत, है ना। तो यहाँ देखिए हम चोरागढ़ की बात करें तो चोरागढ़ कहाँ पड़ता है? देखिए इधर चोरागढ़, ये आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है आपका होशंगाबाद जिला। कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद के आसपास पड़ती है आपकी पचमढ़ी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? पचमढ़ी की पहाड़ियाँ। और इन्हीं पचमढ़ी की पहाड़ी के आसपास मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सी गढ़? धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची चोटी है। और इसी के अंतर्गत दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? 1300 मीटर, जिसका नाम क्या है? चोरागढ़। क्या नाम है? चोरागढ़ की चोटी। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है आपका वाचू पॉइंट। वाचू पॉइंट कहाँ पे है? इंदौर के आसपास पड़ता है। इसको हम अभी देखते हैं। कालीबीत पहाड़ी की हम बात करें तो ये भी कालीबीत पहाड़ी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। कहाँ पे है? बैतूल जिले में है। तो यहाँ से एक नदी निकलती कालीबीत से, जिसका क्या नाम है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी कालीबीत पहाड़ी के मुलताई नगर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुलताई नगर से निकलती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, चोरागढ़ भी नहीं होगा। गिद्धराज पर्वत, ये सतना और आपके सागर के सतना में पड़ता है। गिद्धराज पर्वत कहाँ पड़ता है? सतना में पड़ता है। और हमारा जो ऑप्शन सही है वो क्या हो जाएगा? इंदौर। और इंदौर में एक पहाड़ी पड़ती है, कौन सी? आपकी जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी, जो किस तहसील के अंतर्गत आती है? महू तहसील के अंतर्गत आती है। और यही जाना पाव से वाचू पॉइंट के आसपास से किस नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश की राजेश्वरी ढोलकिया किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजेश्वरी ढोलकिया किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल, दूसरा है क्रिकेटर, घुड़सवारी और शतरंज, है ना। तो सबसे पहले हम शतरंज की बात करें। शतरंज में खानों की संख्या कितनी होती है? लगभग 64 होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। घुड़सवारी जो होती है ये बड़ा एक रेस का मैदान होता है, वहाँ पर घुड़सवारी होती है। वॉलीबॉल की बात करें तो ये वॉलीबॉल खेल है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। और राजेश्वरी ढोलकिया मध्य प्रदेश की क्रिकेटर, जो प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्रिकेटर राजेश्वरी ढोलकिया क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है, जो प्रदेश के इंदौर जिले से है। चले अगला देखें।
प्रदेश में रानीताल स्टेडियम कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश में रानीताल स्टेडियम कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मध्य प्रदेश को देखो आप इधर, ये आपका मध्य प्रदेश बना हुआ इस तरह से। आप सोचते होंगे बार बार डायग्राम बना रहे हैं सर, ये आपकी सुविधा के लिए है ना। मध्य प्रदेश में रानीताल स्टेडियम। तो सबसे पहले हम इंदौर की बात करें, इंदौर में कौन सा स्टेडियम है? तो इंदौर में है उषा राजे स्टेडियम। कौन सा? उषा राजे स्टेडियम। और यहाँ है आपका होलकर स्टेडियम, इसी को उषा राजे को होलकर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। रीवा की बात करें तो रीवा में कौन सा स्टेडियम है? रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कहाँ पे? ये आपके रीवा में पड़ता है। भोपाल में है आपके बाबे अली स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बाबे अली स्टेडियम भोपाल में। भोपाल में स्टेडियम है आपका ऐश बाग स्टेडियम। कौन सा? ऐश बाग स्टेडियम। और यहीं पर टीटी स्टेडियम, जिसे तात्या टोपे स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय, मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थापित किया गया है। चलें ठीक है। तो रानीताल स्टेडियम कहाँ है? रानीताल स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। इसे रानीताल दुर्गावती स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चले देखें हम। मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना कब की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कला परिषद, देखें सबसे पहला ऑप्शन हमारा 1961, दूसरा है 1952, तीसरा है 1977 और जो चौथा या डी ऑप्शन है 1985। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ है? सबसे पहले हम 1961 की बात करें। कब की बात है? 1961। 1961 में भारत में किसकी स्थापना की? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना 1962 में की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है। नहीं, दिल्ली में इसका मुख्यालय है एनसीईआरटी का। 1977 की बात करें, 1977 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 1970 में किसकी स्थापना की? तो आपकी कालिदास एकेडमी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कालिदास एकेडमी की स्थापना आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में की। यही 1985 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1985 में किसकी स्थापना की? मध्य प्रदेश में 1985 में संस्कृत एकेडमी की स्थापना की। 1985 में किसकी स्थापना की? संस्कृत एकेडमी की स्थापना की। ये कहाँ पे है? भोपाल में संस्कृत एकेडमी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना लगभग 6 जून, कौन सी जून? 6 जून 1952 को। इसकी मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 6 जून 1952। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल की स्थापना कब की? देखिए 1 अक्टूबर को तो इतना कहीं लगता नहीं है, ये सही हो सकता है। 24 अक्टूबर की हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना की? यूएनओ की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की। और यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो ये यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर बसा हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ। अब यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। ध्यान रखिए आप, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। 1 नवंबर 1956 की हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को किसका गठन किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को ही किसकी मतलब मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी उसे भोपाल को बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 अक्टूबर को ही है नहीं, 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा राज्य योजना मंडल देखें। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की? इंपोर्टेंट है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की? तो भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी। कब की गई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए? पंडित नेहरू को योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया था। प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। किसे बनाया था? गुलजारी लाल नंदा को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसका? योजना आयोग को। वर्तमान 2014 के बाद प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा
इसी योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया है, नीति आयोग में इसको बदल दिया। किसने बदल दिया, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भैया नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। वो योजना आयोग का ही हटाकर क्या बना दिया, उसको नीति आयोग कर दिया है। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, योजना आयोग। तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल की स्थापना कब की, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना कब की गई, 24 अक्टूबर 1972 को की गई। अब 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का मध्य प्रदेश की हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया था, तो प्रथम अध्यक्ष बनाया था प्रकाश चंद्र सेठी को बनाया था। किसे बनाया था, प्रकाश चंद्र सेठी को राज्य योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया। और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे दया शंकर नाग को बनाया गया था। किसे बनाया था, दया शंकर नाग को बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है। इस तरह से देखें आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1972। नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश की प्रथम विपक्ष महिला नेता श्रीमती जमुना देवी का निधन कब हुआ। अच्छा ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विपक्ष की प्रथम महिला नेता किसे बनाया गया था, जमुना देवी को बनाया गया था। इनका निधन कब हुआ, तो हमारा सीधा जो आंसर हो जाएगा वो हुआ था इनका 2011 में इनका निधन हो गया था। कब हुआ, 2011 में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय झालता गांव किस जिले में बनाया गया है ना, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय झालता ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया, सीहोर, रायसेन, नीमच या विदिशा। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय, देखिए थोड़ा सा इधर, यहाँ ये आपका मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ पड़ता है नीमच जिला। कौन सा जिला, नीमच। प्रदेश का सबसे अंतरराज्यीय जिला, कौन सा जिला, अंतरराज्यीय जिला, जो देखा जाए तो किस दूसरे राज्य की सीमा से घिरा हुआ है, कौन सा, नीमच। और नीमच में ही 26 जनवरी, कौन सी जनवरी, 26 जनवरी 2001 को झालता ग्राम नीमच में पहली बार ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीमच। ठीक, चले नेक्स्ट देखें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंदराजन का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है आप, हमने ध्यान दिया आप इसको। आरबीआई है ना, तो आरबीआई इंदौर, सागर, भोपाल या जबलपुर है ना। तो आरबीआई की पहले तो देखें स्थापना कब की गई, आरबीआई भारतीय बैंक अधिनियम 1934, भारतीय बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की। किसकी स्थापना की, आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें, कब किया गया राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, आपके मुंबई में बना हुआ है। लगभग 18 मंजिल इसका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है मुंबई में। ठीक है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंदराजन का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है, इंदौर, सागर, जबलपुर या भोपाल, तो कहाँ पे हुआ है, भोपाल में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, ये भारत के 23वें गवर्नर थे। कौन से नंबर के गवर्नर थे, रघुराम राजन 23वें गवर्नर। 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित, क्या नाम था, उर्जित रविंद्र पटेल नाम था उनका, जो 23वें गवर्नर थे। कौन, उर्जित रविंद्र पटेल 23वें गवर्नर। 24वें गवर्नर। वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, वर्तमान में भारत के 25वें गवर्नर है। ठीक है, तो आरबीआई रघुराम राजन का जन्म कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। रघुराम राजन वर्तमान में कहाँ पे हैं, तो वर्तमान में ये अमेरिका, कहाँ पे, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इकोनॉमिक्स के क्या है, ये प्रोफेसर है, कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, भोपाल।
मैक गैस MIC मिक गैस सॉरी मिक MIC मिक गैस का रिसाव किस कंपनी में हुआ? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमा फिरा के पूछा है, सीधे सीधे बहुत बार आया है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई है, कब हुई है भोपाल गैस त्रासदी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत काफी घुमा फिरा के पूछा है। मिक गैस का रिसाव किस कंपनी में हुआ? बरलई शक्कर खाना, ये कहाँ पे है? इंदौर में है। बरलई शक्कर खाना कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। टाटा कंपनी देवास, जो लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए जानी जाती है देवास में, जिसमें चमड़े का काम होता है। गन कैरिज फैक्ट्री, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसे MIC मिक गैस का रिसाव भोपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मिक गैस का रिसाव कब हुआ? देखिए इधर आप, है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी की हम बात करें 2 से 3 दिसंबर की मध्यरात्रि 1984, भोपाल गैस त्रासदी 1984 को मिक गैस का रिसाव हुआ। और इस कंपनी का जो नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। इस कंपनी के जो CEO थे, क्या थे? CEO वो वारेन एडरसन थे। वारेन एडरसन इस कंपनी के CEO थे। उस समय मध्य प्रदेश में 1984 में जो CM थे वो अर्जुन सिंह जी थे। कौन थे? अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश में CM थे, है ना। अब ये जो भोपाल गैस त्रासदी मिक गैस का रिसाव हुआ था, मिक मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मिक गैस का रिसाव हुआ, है ना। मध्यरात्रि 3 से 4 दिसंबर की मध्यरात्रि 1984 को हुआ। और मिक गैस का रिसाव हुआ किस कंपनी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसके जो CEO थे वारेन एडरसन, है ना। उस समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के CM थे। इस कंपनी, ये जो गैस का रिसाव हुआ, इस गैस में इसके लिए ऑपरेशन फेथ चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फेथ चलाया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बरदूराजन ने किया था। किसने किया था? बरदूराजन ने किया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस जो भोपाल में इसका रिसाव हुआ था। ठीक, चले अगला देखें। जनजाति के घरों को कू कहा जाता है, यानी किस जनजाति के घरों को कू के नाम से जाना जाता है? इसमें है सहरिया, बेगा, भील और कोरकू जनजाति, है ना। तो यहाँ देखें आप थोड़ा सा मैप के द्वारा, मध्य प्रदेश में लगभग देखा जाए तो 46 जनजातियाँ पाई जाती है। कितनी जनजातियाँ पाई जाती है? 46 जनजातियाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, है ना। तो सबसे पहला ए ऑप्शन की हम बात करें तो ए ऑप्शन आपकी कहाँ पाई जाती है? सहरे जनजाति, सहरिया जनजाति, ये ग्वालियर है, आपके श्योपुर है और शिवपुरी के आसपास आपकी जनजाति पाई जाती है, सहरिया। बेगा की बात करें तो ये आपके मंडला जिले के आसपास पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति, है ना। कोरकू जनजाति की बात करें तो ये आपके बैतूल जिले के आसपास कोरकू जनजाति पाई जाती है। और भील जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में झाबुआ है, आपका धार है, आपका बड़वानी जिला, इन जिलों में सर्वाधिक तौर पर भील जनजाति पाई जाती है। हमारा प्रश्न क्या है कि किन जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? सहरे जनजाति के घरों को सहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहराना, सहराना कहा जाता है। अभी PSC में पूछा है इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? किस जनजाति के मतलब मुखिया को मुखिया पटेल या मुखिया पटेल के नाम से जाना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। बेगा जनजाति एक प्रकार की कृषि करती है जिसे बेवर कृषि कहा जाता है। कैसी कृषि? बेवर कृषि। अब बेवर कृषि जब ये आपका भारत है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, किन राज्यों में? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ की हम बात करें तो एक कृषि चलती है झूम कृषि। वही झूम कृषि मध्य भारत और दक्षिण भारत में किस कृषि के नाम से जानी जाती है? बेवर कृषि के नाम से जानी जाती है। झूम कृषि भारत में सर्वाधिक तौर पर कहाँ की जाती है? नागालैंड में की जाती है झूम कृषि। इसी झूम कृषि को क्या कहा जाता है? इसी झूम कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि? सीढ़ी नुमा कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल में है, लेकिन एक प्रकार का नृत्य करती है, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो कोरकू जनजाति का, बैतूल में पाई जाती है। तो भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूक कहा जाता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? इसमें एक भांडेर दे रखा है, चित्रकूट दे रखा है, नोहटा और बेहट।
भांडेर की बात करें तो मध्य प्रदेश के भांडेर जो है आपके दतिया जिले में है। किस जिले में है? दतिया जिले में। चित्रकूट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पे है? सतना में। नोहटा की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कौन सा है? नोहटा है। और बेहट की बात करें तो ग्वालियर कहाँ पड़ता है? आपके बेहट में पड़ता है। और यहीं बेहट में ग्वालियर में 1506 के आसपास, कब तक? 1506 के आसपास तानसेन का जन्म हुआ। तानसेन का जन्म कब हुआ? 1506। बेहट, बेहट कहाँ पड़ता है? आपके ग्वालियर जिले में स्थित है। बेहट कहाँ पे है? ग्वालियर में। और तानसेन का जन्म हुआ। तानसेन का मूल नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे किसे कहा जाता था? तानसेन को। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संगीत सम्राट। और अकबर के दरबार में ये नवरत्नों में शामिल थे। कौन? तानसेन। तो तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। कौन सी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को किसने दी? सम्राट अकबर ने दी थी, जो उनके दरबार में नवरत्नों में शामिल था। जब शुरुआत में तानसेन जब गाया करते थे तो ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गायन किया करते थे। वहाँ अकबर इनसे प्रभावित हुआ और अपने दरबार में उन्होंने शामिल कर लिया। चले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेहट, गुजरात, ग्वालियर। आनंद रघुनंदन की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। आनंद रघुनंदन की रचना किसने की? राजा छत्रसाल, राजा विश्वनाथ सिंह, राजा भोज और राजा धंगदेव। अच्छा क्वेश्चन है। हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से देखें हम थोड़ा इसको। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये 4 राजाओं के नाम दे रखे हैं इधर, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम छत्रसाल की बात करें तो राजा छत्रसाल ने कौन सा शहर बसाया? आपका छतरपुर जिला बसाया। कौन सा जिला? राजा छत्रसाल ने छतरपुर शहर बसाया। राजा भोज की बात करें तो इन्होंने धार नगरी बसाई। और जो राजा भोज है वो परमार वंश के राजा हैं। राजा भोज किस वंश के राजा है? भोज परमार वंश के राजा, है ना। राजा छत्रसाल की बात करें तो ये आपके बुंदेला वंश के राजा। कौन से? बुंदेला वंश के राजा। राजा डी ऑप्शन है राजा धंगदेव, है ना। राजा धंगदेव यहीं छतरपुर जिले में खजुराहो शहर है। कौन सा शहर? खजुराहो शहर। छतरपुर में खजुराहो शहर है। और खजुराहो शहर में 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के द्वारा यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखा जाए आनंद रघुनंदन की रचना किसने की है? जो रीवा के राजा थे, राजा विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन की रचना की। ये एक कहानी है जो पहली हिंदी साहित्य की पहली कहानी के नाम में इसे जाना जाता है। तो आनंद रघुनंदन किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है ना। राजा छत्रसाल कहाँ के राजा? छतरपुर। राजा भोज परमार वंश के राजा। और राजा धंगदेव जो कि चंदेल वंश के राजा है। राजा धंगदेव किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश के राजा, राजा धंगदेव। अब थोड़ा सा राजा धंगदेव के बारे में देखें। धंगदेव के बारे में, धंगदेव ने खजुराहो में कुछ मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, जिसे विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर। और पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा धंगदेव ने करवाया। अब जो खजुराहो के मंदिर है कहाँ पे? छतरपुर में है। इन्हें विश्व धरोहर में 1986 में स्थापित किया है या शामिल किया है। विश्व धरोहर में इन्हें शामिल किया गया है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा विश्वनाथ सिंह हो जाएगा। शोले फिल्म, अच्छा क्वेश्चन है। शोले फिल्म के सुरमा भोपाली दतिया जिले से संबंधित उनका निधन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधे हम आंसर की बात करेंगे तो वो है 2020 में शोले फिल्म के जो सुरमा भोपाली है उनका निधन कब हुआ? 2020 में हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। मध्य प्रदेश में सेरा नृत्य किस क्षेत्र में होता है? सेरा इंपॉर्टेंट है। मालवा में बात करें तो यहाँ पर आपका माच चलता है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर बसदेवा नृत्य चलता है। निमाड़ की बात करें तो गणगौर नृत्य चलता है। हमारा जो सेरा नृत्य की बात करें तो सेरा कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। यहाँ राई नृत्य भी किया जाता है। बुंदेलखंड में राई भी चलता है, सेरा भी चलता है। अपने बड़े जो कुछ उत्सव वगैरह होते हैं तो यहाँ पे वो नृत्य करते हैं। मालवा का जो प्रमुख नृत्य मटकी ज़्यादातर प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में वही बसदेवा। ठीक है, तो सेरा नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना। अब इन क्षेत्रों की हम बात करें थोड़ा, यहाँ देखें आप मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्रों को किधर बांटा गया है। यहाँ देखें, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रदेश? मालवा क्षेत्र। यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य भारत या मध्य उच्च
उच्च प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुंदेलखंड। यही वाला जो हिस्सा है आपका रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। ये वाला हिस्सा आपका बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बघेलखंड। ये जो बीच का हिस्सा है मध्य प्रदेश का, इसे नर्मदा सोन घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नर्मदा सोन घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग। तो मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है? तो वो लगभग 7 भौगोलिक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा सिर नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। चलो नेक्स्ट देखें। आला और उदल की 52 लड़ाइयों का किस क्षेत्र से संबंधित है, या उनकी 52 लड़ाई मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा प्रदेश, बघेलखंड, बुंदेलखंड या निमाड़ क्षेत्र। आला और उदल जो दोनों भाई थे और ये परमर्दी देव चंदेल के सेनापति हुआ करते थे। तो उस समय उनकी 52 लड़ाइयों की जो गुणगान है वो कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में वो किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। चले नेक्स्ट देखें आप। सांवरा जिला शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है? अच्छा क्वेश्चन है। नागाजी का मेला, पीरपुदान का मेला, चंदेरी का मेला या घोघरा का मेला, है ना। चले चंदेरी की बात करें तो चंदेरी तो है आपके अशोकनगर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर। ठीक है। नागाजी का मेला जो है आपका पोरसा गांव, कहाँ पे? पोरसा गांव मुरैना में होता है। पोरसा गांव मुरैना में। पुराने समय में यहाँ नागाजी के मेले में पुराने समय में बंदरों का व्यापार होता था, लेकिन आज पशुओं का व्यापार होता है। नागाजी का मेला पोरसा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। घोघरा मेला है ना, इसे माघ घोघरा मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रदेश के सिवनी जिले में है। कहाँ पे है? सिवनी जिले में। तो सांवरा जिला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के। सांवरा जिला मध्य प्रदेश के मतलब सांवरा में जो है पीरपुदान का मेले का आयोजन किया जाता है, या सांवरा का मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलो नेक्स्ट देखें आप। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? इंपॉर्टेंट है ना। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद देखें। चार्ल्स इलियट की बात करें तो ये इंग्लैंड के एक लेखककार थे, है ना। विसेंट स्मिथ ये भी एक अलग विसेंट स्मिथ। विलियम्स जोन्स की बात करें और रविंद्रनाथ टैगोर, तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो विलियम्स जोन्स ने किया है। किसने किया है? विलियम जोन्स ने। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने गोरा एक पुस्तक लिखी है, गोरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चले अगला देखें आप। किस कवि को शिल्पी कवि कहा जाता है? तो किस कवि को शिल्पी कवि कहा जाता है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या महादेवी वर्मा। कालिदास की हम बात करें तो कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर जो था एक इंग्लैंड का बहुत अच्छा पोएटकार या कविताकार था, उसी के तर्ज पर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, उसी की तरह जो भारत का शेक्सपियर कालिदास। और कालिदास जो थे उज्जैन में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट को हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है, यामा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है? यामा। और यामा ग्रंथ के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगले लेखक हैं भवभूति। भवभूति को भारत का क्या कहा जाता है? अम्बेक के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्टन के नाम से भवभूति को जाना जाता है। तो लास्ट बचे जो है शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को कहा जाता है। बाणभट्ट का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के आसपास माना जाता है। उनके जो पूर्वज है वो शहडोल जिले के थे। कहाँ के थे? शहडोल जिले के। अब शहडोल जिले के आसपास से एक नदी जाती है जिसका नाम है सोन नदी, और सोन नदी के गांव है देवलोद गांव। कौन सा गांव? देवलोद गांव में कवि बाणभट्ट के नाम पर, किसके नाम पर? कवि बाणभट्ट के नाम पर एक बांध बना हुआ है, बाण सागर बांध। कौन सा बांध? बाण सागर बांध सोन नदी पर शहडोल जिले में बना हुआ है। अब बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखें, बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद इन्होंने मुकुट ताड़ितम लिखा है। कौन सा? मुकुट
ताड़ीतम लिखा, पार्वती परिणय लिखा है। क्या लिखा है? पार्वती परिणय इन्होंने लिखा है। पार्वती परिणय मुकुट ताड़ितम कादम्बरी। और एक लिखा था हर्षचरितम। क्या लिखा? हर्षचरितम की इन्होंने रचना की है। बाणभट्ट 6वीं शताब्दी के एक राजा थे, हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे। कौन? बाणभट्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? तो बाणभट्ट को शिल्पी कवि कहा जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप। निम्न जिलों में किस जिले को 2008 में जिला बनाया गया है? बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर या अलीराजपुर। निम्न जिलों में किसे 2008 में जिला बनाया है? 2008 पूछा है। ठीक है, बुरहानपुर की हम बात करें तो बुरहानपुर को कब बनाया? 2003 में जिला बनाया, 15 अगस्त 2003। अनूपपुर की बात करें तो ये भी कब बनाया? ये बनाया आपका 15 अगस्त 2003 को बनाया। ये जो बनाया गया था ये शहडोल से अलग करके बनाया। कब बनाया? शहडोल से अलग करके। बुरहानपुर किससे अलग करके बनाया? तो ये बनाया आपका खंडवा से अलग करके बनाया। अगला है आपका अलीराजपुर और अशोकनगर, 2 जिले बचे हैं। अशोकनगर जो बनाया गया था ये गुना से अलग करके बनाया। ये कब बनाया? 15 अगस्त 2003 को बनाया गया। और हमारा पूछा क्या है कि 2008 में कौन सा जिला बनाया? तो 2008 में हमारा जो आंसर है वो झाबुआ से अलग करके, किससे? झाबुआ से अलग करके 17 मई 2008 को इसे जिला बनाया गया था। प्रदेश का 49वें नंबर का जिला। और 2008 में एक और जिला बनाया था। कौन सा बनाया था? आपका सीधी से। किस जिले से? सीधी से बनाया था आपका सिंगरौली जिले का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? सिंगरौली जिले का। ये कब किया गया था? तो ये किया था 24 मई 2008 को किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में कौन सा जिला? अलीराजपुर बनाया गया था। चलें नेक्स्ट देखें। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस चट्टान का भाग है ना? कडप्पा, दक्कन का पठार या गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश जो है पुराने समय में भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कडप्पा चट्टानें जो है आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास पाई जाती है। दक्कन का पठार जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस चट्टान का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट देखें। किस संभाग में 5 जिले हैं? किस संभाग में 5 जिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ, ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। देखा जाए तो कौन कौन से? एक तो आपका उज्जैन, एक इंदौर, एक भोपाल, एक चंबल, एक ग्वालियर, एक सागर, एक रीवा, एक शहडोल और एक जबलपुर और एक नर्मदापुरम। ये 10 संभाग हैं। नाम नहीं लिखे हमने यहाँ। तो पूछा क्या है? किस संभाग में 5 जिले हैं? देखिए उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में पड़ता है आपका नीमच, उसके बाद में पड़ता है आपका मंदसौर पड़ता है, फिर आपका रतलाम पड़ता है, फिर आपका उज्जैन जिला आता है, फिर आपका आगरमालवा, फिर देवास और शाहजहाँपुर। इस तरह से कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपका धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इंदौर, इस तरह से इंदौर में कितने ज़िले हैं? लगभग देखा जाए तो 8 ज़िले हैं। नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम अभी वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, पहले होशंगाबाद था। नर्मदापुरम में 3 ज़िले, आपका बैतूल, हरदा और होशंगाबाद का नाम वर्तमान में नर्मदापुरम। तो इसमें कितने हैं? 3। भोपाल की बात करें तो राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल और रायसेन। तो भोपाल में कितने हो गए? 5। किन जिलों का पूछा है? भोपाल। तो ये हमारा आंसर भोपाल हो जाएगा। ठीक, तो भोपाल में 5। चंबल की बात करें तो ये आपका चंबल संभाग है। यहाँ पर चंबल संभाग में 3 हैं आपका, मुरैना और श्योपुर और आपका भिंड जिला। तो ये 3 जिले किस संभाग के अंतर्गत? मुरैना संभाग के, सॉरी चंबल संभाग के। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर में ग्वालियर है आपका दतिया है, आपका गुना है, आपका शिवपुरी जिला और अशोकनगर जिला। तो ग्वालियर में कितने हैं? 5। हमारा ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इंदौर में जो जिले हैं वो कितने हैं? इंदौर में 8 जिले हैं, और चंबल में 3, उज्जैन में 7 और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 भोपाल में। ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों का मुख्यालय भी इन्हीं जिलों में ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम।
मध्य प्रदेश में एसटी के लिए कितने लोकसभा सीटें आरक्षित की गई? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? सभी को पता होगा 230 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो कितनी है? लोकसभा में आपकी सीटें हैं लगभग 29 सीटें हैं। राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में कितनी है? 11 है। अब पूछा क्या है कि इसमें से एसटी के लिए कितनी सीटें हैं और एससी के लिए कितनी हैं? तो एससी के लिए तो 4 सीटें हैं और एससी के लिए 6 सीटें हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसटी के लिए 6। अब एससी के लिए वो 6 सीटें कहाँ कहाँ हैं देखें हम। तो एससी के लिए आपका एक है आपका बैतूल, फिर उसके बाद में पड़ता है आपका धार, फिर आपका खरगोन, खरगोन के बाद आपका पड़ता है रतलाम, फिर मंडला और शहडोल। तो 6, 1 2 3 4 5 6 और पांचवा आपका है देवास, ये नहीं आएगा। बैतूल, धार, खरगोन, रतलाम, मंडला और शहडोल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। चले नेक्स्ट देखें। प्रदेश के किस जिले को मेवासा के नाम से जाना जाता है? मेवासा मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? मेवासा, है ना। बैतूल, भोपाल, विदिशा या जबलपुर? सबसे पहले हम जबलपुर की बात करें तो इसे त्रिपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी। इसे तेवर के नाम से जाना जाता है। इसे जबालीपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबालीपुरम। इसे महाकौशल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकौशल के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए 1 नवंबर, कौन सी नवंबर? 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर न्यायालय स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है न्यायिक राजधानी। एक व्यक्ति हैं संत विनोबा भावे। कौन? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे ने जबलपुर को सांस्कारिक राजधानी कहा है। क्या कहा गया है? सांस्कारिक राजधानी जबलपुर को जाना जाता है। भोपाल की बात करें इसे तो नवाबों का शहर कहा जाता है। इसे नवाबों का शहर भोपाल। 5 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। बैतूल में जो सर्वाधिक देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। मेवासा किसे कहा जाता है? तो विदिशा को ही मेवासा कहा जाता है। अब विदिशा के नाम क्या क्या है देखें आप। विदिशा के नाम क्या क्या है? इसे बैसनगर कहा जाता है। पहले ही हमारा जो क्वेश्चन था पहला, बैसनगर के नाम से किसे जाना जाता है? विदिशा। इसे भैलसा कहा जाता है। इसे मेवासा कहा जाता है। इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है और इसे पूर्वी अवरा के नाम से भी विदिशा को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बैसनगर, भेलसा, मेवासा, महामलिस्तान, इसे महामलिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामलिस्तान के नाम से विदिशा को जाना जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? मेवासा, विदिशा। चले, जनपद काल में चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनपद काल 16 महाजनपद। कितने जनपद थी? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, है ना। 16 महाजनपद में से 2 जनपद मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। 2 जनपद देखिए आप कौन कौन सी 2 जनपद यहाँ देखिए आप। एक तो जनपद है आपकी अवंती जनपद, जो उज्जैन इसकी राजधानी हुआ करती थी, उज्जैनी। और दूसरी जनपद थी चेदी जनपद, जो हमारे क्वेश्चन में है। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी, है ना। तो अवंती जनपद की राजधानी तो उज्जैनी हो गई, ये तो हमारा आंसर हटा अलग हो जाएगा। दूसरा है सुक्तिमती, माहिष्मती और मांधता, है ना। तो मांधता की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे मांधता, नरेश मांधता ने ओमकारेश्वर शहर बसाया है। वर्तमान में मांधता का नाम ओमकारेश्वर है, तो ये भी नाम नहीं होगा। माहिष्मती यहीं पर खरगोन में, कहाँ पे? खरगोन में। माहिष्मती जो राजा हुआ करते थे उस समय, उन्होंने एक शहर बसाया माहिष्मती, और कालांतर में वो क्या कहलाया? महेश्वर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। और वर्तमान में एक यही जो सुक्तिमती है, एक नदी निकलती है, उसका नाम है कैन नदी। क्या नाम है? कैन। कैन नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती के नाम से इसे जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपद काल की जो चेदी जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। चले नेक्स्ट देखें। हिमालय की चोटी के लिए ऋग्वेद में क्या नाम दिया? अच्छा क्वेश्चन है। जामवंत, कालवंत, मुजवंत या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सीधे हम आंसर की बात करें तो वो है आपका मुजवंत शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हिमालय की चोटी के लिए ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? मुजवंत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस तरह से हमने पूछा है। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश, है ना।
मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक भाग हैं? 7 भौगोलिक भाग हैं। उसमें पूछा गया जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मालवा प्रदेश जो है देखा जाए तो काली मिट्टी से पूर्ण रूप से है। काली मिट्टी मालवा प्रदेश के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव ज़्यादातर होता है। कौन सी नदी करती है? आपकी चंबल नदी करती है। इसे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसी के बीच में एक पठार है जिसे रीवा पन्ना का पठार, जो लाल पीली मिट्टी वाला, और बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये भी लाल पीली मिट्टी से निर्मित पठार है। इसी के बीच में नीचा है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पाया जाता है। काली कछारी और गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी काली कछारी मिट्टी का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। तो हम भारत की बात करें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर एक नदी निकलती है, यमुना नदी और गंगा नदी। उत्तर भारत का जो सर्वाधिक भाग है वो जलोढ़ का मैदान कहलाता है। किसका मैदान कहलाता है? जलोढ़ का मैदान। और इसी जलोढ़ मैदान का प्रभाव मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसी कारण जलोढ़ का प्रभाव मध्य प्रदेश में कहाँ दिखाई देता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में दिखाई देता है। यहाँ पर गंगा और यमुना का प्रभाव दिखाया जाता है। इधर देखें तो अब भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ग्वालियर है, शिवपुरी और गुना तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश की बात करें तो सतना और आपका रीवा, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ का प्रभाव तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें आप। फाहियान चीनी यात्री ने मालवा जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया। ये किसके दरबार में? थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था वो बाणभट्ट वाला। तो बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। कौन? बाणभट्ट। तो ये तो होगा नहीं। कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय जिसे आंध्र का भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र का भोज। इन्हें अभिनव भोज कहा जाता है। इन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विलियम्स आर्थर स्मिथ, क्या नाम था? विलियम्स आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान चीनी यात्री आया था और इसने उस समय की यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? फो क्यू की में किया है। किस में किया है? फो क्यू की में अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। तो आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखें हम। तवा और देनवा के संगम पर कौन सा शहर बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तवा और देनवा के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हम नदी तंत्र की हम बात करें तो आप इस तरह से देखें आप कौन कौन सी नदी किस तरह से बहती हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है और कौन सी नदी कहाँ से बहती है। तवा और देनवा का हमसे पूछा है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है जो पूर्व से पश्चिम में बहती है। ये आपका पश्चिम में चली जाती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र फिर आपके बाद में गुजरात में चली जाती है। तो ये आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसी के आसपास एक चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी उत्तर पूर्व में बहती है जो इंदौर के जानाव पहाड़ी के आसपास से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है। एक नदी है आपकी बेतवा नदी। तो बेतवा इस तरह से चली जाती है उत्तर पूर्व में, रायसेन के आसपास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के आसपास से। एक सिंध नदी जो गुना के आसपास से चंबल से मिल जाती है। एक है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की काली भीत पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? ताप्ती नदी का उद्गम। तो ये आपकी ताप्ती नदी। यहीं अमरकंटक से सोन निकलती है, जोहिला निकलती है, केवई निकलती है और नर्मदा। इन 4 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत से होता है। तो वो कहाँ पे है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से इनका उद्गम होता है। जो प्रदेश है किस जिला से? अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक। अब पूछा क्या है कि तवा और देनवा का संगम कहाँ होता है? तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला। कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? महादेव। और महादेव के अंतर्गत पड़ती है आपकी पचमढ़ी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? पचमढ़ी की पहाड़ियों से तवा और देनवा, कौन सी नदी?
तवा और देनवा दोनों मिलती हैं। तवा और देनवा का संगम क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। तवा और देनवा का संगम जो है आपका मड़ई संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? मड़ई संगम। अब यहाँ पर हमें 4 संगम दिखा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मड़ई संगम। ये आपके होशंगाबाद में ही है। मंदार संगम, मंदार संगम जो है आपका नर्मदा, कौन सा? नर्मदा और तवा का संगम, मंदार संगम जो होशंगाबाद में है। दशरथ संगम, दशरथ संगम जो है आपकी सोन नदी, कौन सी नदी? सोन और जोहिला, जोहिला का संगम उमरिया जिले में होता है। कहाँ पे? उमरिया जिले में, जिसे दशरथ घाट के नाम से जाना जाता है। और एक संगम है आपका प्राणहिता संगम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है आपका सिवनी जिला। कौन सा जिला? सिवनी जिले के आसपास से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। किसका? बैनगंगा नदी और आपका वर्धा नदी, ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में प्राणहिता से मिल जाती है। ये तो इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता संगम। हमारा आंसर क्या होगा? मड़ई संगम होशंगाबाद। चले नेक्स्ट देखें आप। माधवराव सप्रे संग्रहालय की स्थापना कब की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माधवराव सप्रे संग्रहालय की स्थापना कब की? पहले हम दूसरे कुछ ऑप्शन में देखें। सन 1992 की बात करें तो मध्य प्रदेश में सन 1992 में कुमार गंधर्व पुरस्कार, कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के देवास में। कहाँ पे? कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के देवास में सन 92 में। 82 की बात करें तो 82 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की। किस बैंक की स्थापना की? नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, सन 1982 में की गई। सन 1988 की हम बात करें तो एक बैंक है, बीमा कंपनी है सेबी। क्या नाम है? सेबी। सेबी की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 12 अप्रैल 1982 को सेबी की स्थापना। और 12 जुलाई की बात करें, 12 अप्रैल आपका जो है सेबी की स्थापना है। और नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई है। ये थोड़ा करेक्शन करें आप, ठीक। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी, किस जनवरी? 30 जनवरी 1992 को दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सेबी है ना, सेबी का मुख्यालय आपके मुंबई में है। और माधवराव सप्रे संग्रहालय की स्थापना 1984 में की गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। माधवराव सप्रे संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। कहाँ पे है ये? माधवराव सप्रे संग्रहालय भोपाल में। और माधवराव सप्रे जो एक व्यक्तित्व हैं, एक पत्रकारिता करने वाले व्यक्तित्व हैं, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? दमोह जिले से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 40वां क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ है? अब देखें कहाँ पे हुआ है। सन 1904 में हुआ, 1905 में हुआ, 1906 में या 1907 में हुआ। सबसे पहले देखें हम चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से किस जिले से संबंधित हैं? तो वो अलीराजपुर जिले से संबंधित है। पहले अलीराजपुर झाबुआ के पास में था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो भाबरा नामक में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 23 जुलाई, कौन सी जुलाई? 23 जुलाई 1906 को भाबरा में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान 2007 और 8 के बाद 7-8 में इनका जो भाबरा शहर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया था। ठीक है डियर, ये हमारे 40 क्वेश्चन है इस तरह से कंप्लीट हुए। थैंक यू। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। इस तरह से एमपी पुलिस और एमपीएसआई और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए हम डेली लगभग 40-50 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे। थैंक यू डियर, धन्यवाद।